Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our lecture is about Gibbs absorption isotherms. जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स होते हैं ये डिपेंड कर रहे होते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों पर। हमें देखना ये होता है कि हमारे पास किस तरीके की एब्जॉर्प्शन हो रही है। हमारे पास मोनोलेयर एब्जॉर्प्शन हो रही है, हमारे पास मल्टीलेयर एब्जॉर्प्शन हो रही है, हमारे पास सरफेस, हमारे पास किस तरीके की एब्जॉर्प्शन हो रही है। तो इस सब को स्टडी करने के लिए हमारे पास जो मेथड होता है वो गिब्स एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स कहलाता है। इसमें हम इसके डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करते हैं। अगर हम देखें तो फिर हमने देखें हमारे पास कितनी तरीके के आइसोथर्म होते हैं। तो हमारे पास बेसिकली 5 तरीके के आइसोथर्म होते हैं, या हम इसको पैरामीटर आइसोथर्म्स भी कह सकते हैं। 1 पैरामीटर आइसोथर्म, 2, 3, 4, 5, या आप इसको ये कह सकते हैं कि टाइप 1 आइसोथर्म, टाइप 2, टाइप 3, 4 एंड 5। तो टाइप 1 की अगर हम बात करें तो हमारे पास इसमें आता है हेनरीज आइसोथर्म, या जो है वो टाइप 1 आइसोथर्म में आता है। टाइप 2 आइसोथर्म में हमारे पास हिल मॉडल आ जाता है, जो टाइप 2 आइसोथर्म में आता है। इसके अलावा टाइप 2 आइसोथर्म में हमारे पास फॉलर मॉडल आ जाता है, लैंगमर आइसोथर्म आ जाता है, फ्रेंडलिच आइसोथर्म आ जाता है, ड्यूबिन आइसोथर्म आ जाता है। ये भी हमारे पास टाइप 2 मॉडल में ही आ रहा होता है। इसके अंदर हमारे पास टेम्किन आइसोथर्म भी आ जाता है, फ्लोरी भी आ जाता है, हिल आइसोथर्म भी आता है, हेल्से आइसोथर्म भी आता है, हार्किन भी आता है, जो वेनोका आइसोथर्म भी हमारे पास टाइप 2 आइसोथर्म के ही अंदर आता है। इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर एलोविच आइसोथर्म भी आ जाता है, और किसेल आइसोथर्म भी टाइप 2 मॉडल के अंदर ही आता है। अगर हम टाइप 3 की बात करें, या हम 3 पैरामीटर आइसोथर्म की बात करें, तो रेडलिच जो है वो टाइप 3 में आ जाता है हमारे पास। सिप्स आइसोथर्म भी हमारे पास टाइप 3 ही में आता है। रेडलिच भी टाइप 3 है, और सिप्स भी हमारे पास टाइप 3 ही मॉडल में आता है। इसके अलावा हमारे पास टोथ आइसोथर्म भी टाइप 3 का है, कोबल भी हमारे पास टाइप 3 है, कहान भी टाइप 3 है, रेड की भी टाइप 3 है, और लैंगमर फ्रेंडलिच आइसोथर्म जो है वो भी हमारे पास टाइप 3 मॉडल ही को फॉलो कर रहा होता है। इसके अलावा हमारे पास जोजेंस आइसोथर्म भी टाइप 3 का ही आइसोथर्म है। फिर अगर हम टाइप 4 आइसोथर्म की बात करें, तो टाइप 4 आइसोथर्म में हमारे पास फ्रिट्ज आइसोथर्म आता है, बेंडू आइसोथर्म आता है, वेबर वेंट आइसोथर्म आता है। इसके अलावा हमारे पास मर्ज़विश आइसोथर्म भी हमारे पास टाइप 4 आइसोथर्म में ही आता है। टाइप 5 आइसोथर्म में हमारे पास इलोंगेटेड एस शेप आइसोथर्म जो होते हैं ये टाइप 5 मॉडल में आते हैं। अगर हम टाइप 1 की बात करें तो ये हमारे पास पोरस मटेरियल्स में ऑब्जर्व हो रहा होता है, जिनके अंदर स्मॉल पोरोसिटी होती है, जैसे कि चारकोल है उसकी स्मॉल पोरोसिटी होती है। अगर हम टाइप 2 मॉडल की बात करें तो ये फॉर नॉन पोरस मटेरियल्स हम टाइप 2 मॉडल को यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन अगर ये तो मैंने आपको सारे के सारे आइसोथर्म्स के नाम बताए जो जो इसके ऊपर लोगों ने मॉडल्स बनाए हैं, लेकिन अगर हम इसको एक कट शॉर्ट में देखें तो टाइप 1 आइसोथर्म जो है वो लैंगमर टाइप आइसोथर्म कहलाता है, जो कि पोरस मटेरियल्स के लिए होता है। टाइप 2 जो होता है वो सिग्मोइडल टाइप होता है, जो कि फॉर नॉन पोरस मटेरियल्स होता है। टाइप 3 जो है वो हाइपरबोलिक टाइप होता है, जो कि पोरस मटेरियल्स जिनके अंदर हमारे पास कोहेसिव फोर्सेस एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल्स के साथ ज़्यादा होती हैं एडहेसिव फोर्सेस के मुकाबले में, तो हमारे पास हाइपरबोलिक टाइप का मॉडल बनता है। टाइप 4 मॉडल में हमारे पास शार्प अप्रोच होती है, जो कि हमारे पास शार्प अप्रोच के ऊपर ये जा रहा होता है। ये हमारे पास उन एड्जॉर्प्शन के लिए होता है जिसके अंदर हमारे पास फर्स्ट लेयर, उसके ऊपर दूसरी लेयर एड्जॉर्प्शन लेयर बनती है। इस तरीके की जब हमारे पास हो रही होती है तो टाइप 4 मॉडल कहलाता है। टाइप 5 हमारे पास इलोंगेटेड एस शेप के लिए होता है, और ये पोरस मटेरियल्स के लिए होता है जिनके अंदर कोहेसिव फोर्सेस जो हैं वो एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल्स की और एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स की वो ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में। तो ये हमारे पास 5 टाइप के मॉडल से मैंने हर टाइप में कौन कौन से फर्दर मॉडल्स आ सकते हैं मैंने उनके नाम भी आप लोगों को बता दिए। टाइप 1 बेसिकली किस तरीके के एड्सॉर्प्शन के लिए होता है मैंने वो भी बता दिया, और फिर वो किस नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट को यूज़ कर रहा होता है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं।
अगर हम एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स की टाइप देखें तो ये 5 टाइप्स होती हैं, जिसको आपको जो मैंने भी आपको बताया कि कौन सा लैंगमर के लिए होता है, कौन सा एस टाइप, कौन सा सिग्मोइडल टाइप। तो ये आपको इसमें ये पांचों टाइप्स के आइसोथर्म नज़र आ रहे। यहाँ पर हमने प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ऑफ गैस कितनी एड्जॉर्ब हो रही है, तो उसकी बेसिस पर हमने इन टाइप्स को डिफ्रेंशिएट किया है यूजिंग दीज फिगर्स। अगर हम आइसोथर्म टाइप 1 की बात करें तो ये हमारे पास माइक्रोपोरस सरफेसेस की ऊपर हो रहा होता है, मोनोलेयर फॉर्मेशन दे रहा होता है। टाइप 1 हमेशा मोनोलेयर के ऊपर जाता है, और ये हमें लैंगमर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के जरिए हम इसको आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम टाइप 2 आइसोथर्म के ऊपर जाएं तो ये हमें इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो बैट मॉडल से मिलती है। बैट भी एक एड्जॉर्प्शन के लेयर्स को, मल्टी लेयर एड्जॉर्प्शन को समझने के लिए होता है। ये हमारे पास नॉन पोरस या मैक्रोपोरस सॉलिड्स के ऊपर हो रहा होता है, मल्टी लेयर फॉर्मेशन को फेवर करता है, या ये कह लें कि जब मल्टी लेयर फॉर्मेशन होती है तो तब हमें ये ऑब्जर्व होता है। इसकी कोई सैचुरेशन लिमिट नहीं होती। ये हमारे पास टाइप 2 का मॉडल कहलाता है, और हम बस इन्हीं दोनों को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। बाकी 5 के मैंने आपको नाम बता दिए कि उनके अंदर फर्दर कौन कौन से मॉडल आते हैं, कौन कौन से आइसोथर्म्स के ऊपर काम होता है। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट होगा तो हम उनको भी ब्रीफ से डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि इन मॉडल्स के ऊपर कुछ एजम्पशंस थी। इन मॉडल्स को कुछ एजम्पशंस के थ्रू ही हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था, मतलब इसके ऊपर काम हुआ था। तो जो लैंगमर आइसोथर्म की बेसिक एजम्पशंस हैं, जिनके बगैर लैंगमर आइसोथर्म ना अप्लाई किया जा सकता है, ना जिसको आप समझ सकते हैं, तो वो जो थी उनमें सबसे पहली है कि हमारे पास जो इसकी सारी साइड्स होती हैं, इसकी हर साइड एक मतलब इसकी हर साइड जो है मॉलिक्यूलर एड्जॉर्प्शन फेवर करती है। जो इसकी सॉलिड सरफेस होती है वो हमारे पास कांस्टेंट नंबर ऑफ आइडेंटिकल एड्जॉर्प्शन साइट्स रखती है, यानी कि यूनिफॉर्म सरफेस होती है। इसकी जो सॉलिड सरफेस होती है वो यूनिफॉर्म होती है, हर तरफ से इक्वलेंट होती है, इक्वल एड्जॉर्प्शन को फेवर कर रही होती है। जो इसके बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन है वो एक ये भी है कि इसके अंदर कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रही होती बिटवीन एड्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल। तो एड्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कोई अपने पास इंटरेक्शन नहीं रखते। जो हमारे पास एड्जॉर्ब्ड एंड डिसॉल्व्ड मॉलिक्यूल जो है वो इक्विलिब्रियम अचीव कर रहे होते हैं, यानी कि जितनी एड्जॉर्प्शन हो रही होती है उतनी हमें डिसॉर्प्शन भी ऑब्जर्व हो रही होती है। या आइडियल गैस के बिहेवियर में ये हमारे पास आइडियल गैस का बिहेवियर जो है वो एग्जिबिट कर रहे होते हैं, आइडियल गैस का जो बिहेवियर है वो पजेस कर रहे होते हैं। ये लैंगमर आइसोथर्म के कुछ एजम्पशंस हैं, और ये इन एजम्पशंस के बगैर आप लैंगमर आइसोथर्म अप्लाई नहीं कर सकते। लैंगमर आइसोथर्म की अगर हम डेरिवेशन देखें इक्विलिब्रियम कंसिडरेशन को, मतलब इक्विलिब्रियम वैल्यू या इक्विलिब्रियम को अपनी अंडर कंसिडरेशन रखते हुए कि अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम अचीव हो, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन को अगर हम अपनी कंसिडरेशन में रखें तो तब हमारे पास की क्या डेरिवेशन आती है। इसमें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इक्विलिब्रियम जो प्रोसेस होता है इसमें हमारे पास जो इक्विलिब्रियम होता है गैस फेज का मॉलिक्यूल्स के साथ, वो हमारे पास वैकेंट साइट्स यानी कि जितनी एड्जॉर्बेट में किसी को रखने की सलाहियत होती है उस पर डिपेंड कर रहा होता है। तो उसमें हमारे पास कितनी स्पीशीज एड्जॉर्ब हो सकती हैं सरफेस पर। अच्छा, जो हमारे पास नॉन डिसोसिएटिव मॉलिक्यूलर एड्जॉर्प्शन प्रोसेस जो हो रहे होते हैं, जो उसको हम कंसिडर करते हैं किस तरीके से एड्जॉर्प्शन के थ्रू, इस तरीके से कि अगर हमारे पास जो वैकेंट सरफेसेस साइट्स हैं अगर हम उसको गैस मॉलिक्यूल से मिलाएं तो हमारे पास गैस जो है वो उस वैकेंट सरफेस साइट्स के अंदर जाके फंस जाती है। ठीक है, इसलिए हम इसको एक तो हम इसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो नोट करने वाली हैं। पहली बात यह है कि इसमें आपको इक्विलिब्रियम का साइन नज़र आ रहा है, यानी कि ये अगर एड्जॉर्ब हो रही है तो डिसॉल्व होने की सलाहियत भी रख सकती है एज पर दी नीड। ठीक है, तो ये जो एस स्टार है ये असल में रिप्रेजेंट कर रहा है वैकेंट सरफेस साइट्स को, कि हमारे पास वो साइट्स जो कि खाली हैं जिनके अंदर एड्जॉर्प्शन हो सकती है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है।
m जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके गैस मॉलिक्यूल को, कि आपके पास गैस जो एड्जॉर्ब होनी है ये उस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो s और m जो आप लोगों को फिर कंबाइन नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि जो s है ये m में जाके मतलब ये m जो है ये s में जाके फंस गया, यानी कि गैस मॉलिक्यूल जो है वो आपके वेकेंट सरफेसेस में जाके फंस गया या एडहेर हो गया। अब अगर हम इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को समझें या डिफाइन करें तो हम उसको किस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हम इसको इस इक्वेशन को देखें, रिएक्टेंट वर्सेस प्रोडक्ट के मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इक्वेशन को देखें तो इक्विलिब्रियम हमारे पास बन रहा है। जैसे कि आपको पता है इक्विलिब्रियम हमेशा कंडीशन कौन सी होती है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट इज इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर हमारे पास S और M जो प्रोडक्ट बनी है, यानी कि हमारे पास एम्प्टी स्पेसेस में जो गैस मॉलिक्यूल आकर एडहेर हुए हैं हमने उसको ऊपर लिख दिया, और डिविजिबल के साइन के नीचे हमने उसके रिएक्टेंट्स रख दिए। रिएक्टेंट्स मतलब वैकेंट सरफेसेस ऑफ एड्सॉर्बेट और हमारे गैस के मॉलिक्यूल जिन्होंने जाके एड्सॉर्ब होने। तो जो S माइनस M है वो हमारे पास प्रोपोर्शनल है सरफेस कवरेज ऑफ एड्सॉर्ब मॉलिक्यूल्स के, जिसको हम थीटा से प्रोपोर्शन कर सकते हैं या थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जो S स्टार है जो कि हमारे वैकेंट सरफेसेस को शो कर रहा है वो प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ वैकेंट साइड से, तो जिसको हम 1 माइनस थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि थीटा तो प्रोपोर्शनल है जितनी एड्सॉर्प्शन हो चुकी है, जबकि S बता रहा है कि जितनी वैकेंट सरफेसेस हैं। तो यानी कि 1 हम टोटल मान लेते हैं तो 1 माइनस थीटा कर लें तो वैकेंट साइड्स मिल जाएंगी। तो इसलिए S स्टार जो है उसको 1 माइनस थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। M तो ये वो गैस है जो एड्सॉर्ब हो रही है, तो ये हमारे पास प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर ऑफ अ गैस के, तो इसलिए हम इसको P से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन को अगर हम इन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज से फिल कर दें तो इक्वेशन हमारे पास ऐसी बनती है कि B इज इक्वल टू थीटा ओवर 1 माइनस थीटा P। थीटा जैसे कि अभी आपको पता चला कि जितनी एड्सॉर्प्शन हुई है हमारी, यानी कि S M जो है हमारे पास थीटा है वो हमने ऊपर लिख दिया, 1 माइनस थीटा यानी कि जितनी वैकेंट सरफेसेस बनी, और P इज वॉल्यूम ऑफ अ गैस यानी कि जितना प्रेशर हमारा प्रेशर से प्रोपोर्शनल होती है गैस, तो ये हमने P से रिप्रेजेंट कर दिया। अगर आप इसी इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो आपको थीटा बाहर मिल जाएगा, क्योंकि आपको तो असल में थीटा से ही काम है, आपको तो प्रोपोर्शनैलिटी थीटा ही है ना जिसने एड्सॉर्प्शन कर रहा है, जितनी हो रही है। तो थीटा बाहर निकाल लें, वैल्यू को रीअरेंज करें तो BP ओवर 1 प्लस BP बन जाएगा। जैसे आप अपनी केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं, आपके जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अचीव भी करते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, आपकी जो रिएक्शन होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होता है और गिव्स फ्री एनर्जी डिपेंडेंट भी होता है, और इसी वजह से एंथैल्पी चेंज जो है उसको वो मतलब एज अ रिजल्ट एंथैल्पी चेंज हो रही होती है हमारे प्रोसेस के दरमियान। इस प्रोसेस में अगर हम अपनी अजम्पशंस देख लें जो अप्लाई हो रही हैं यहाँ पर, वो क्या है। अजम्पशन नंबर 1 ये है कि जो हमारे पास इनहेरिट अजम्पशन जो हमने ली है कि हमारे पास फिक्स नंबर ऑफ लोकलाइज सरफेस साइट्स प्रेजेंट है सरफेस पर। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि हमारी पहली अजम्पशन यही होती है कि जो हमारे पास वैकेंट सरफेस साइट्स हैं उसके ऊपर होती है। तो इसमें हमारे पास पहली अजम्पशन वही है कि हमारे पास फिक्स सरफेस साइट्स हैं जिसके अंदर एड्सॉर्प्शन होगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दूसरी जो बेसिक अजम्पशन है वो हमारे पास क्या है। दूसरी अजम्पशन हमें ये बताती है कि हमारे पास जो B था, जो अभी मैंने आप लोगों को पिछली इक्वेशन में पिछली उसमें दिखाया था कि जो B है वो सिर्फ एक कांस्टेंट है जो कि हमारे वैकेंट सरफेसेस से जो कि हमारी एड्सॉर्प्शन से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि थीटा हमारी एड्सॉर्प्शन शो कर रही थी ना कि गैस कितनी सरफेस पर एड्सॉर्ब हुई है। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि हमारी दूसरी अजम्पशन ये है कि जो B है वो कांस्टेंट है और वो हमारी गैस टू सरफेस एड्सॉर्प्शन से इंडिपेंडेंट है। तो जो हमारी एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन होगी वो इंडिपेंडेंट होगी, इररिस्पेक्टिव होगी
कि हमारा सरफेस कितनी कवरेज ले रहा है, कितनी ज़्यादा एड्जॉर्प्शन हमारी सरफेस पर हो रही है। हमारा जो एंथैल्पी है वो इससे इंडिपेंडेंट है, इससे रिस्पेक्टिव है। तो ये दूसरी बड़ी असम्पशन है जो कि लैंगमैन ने हमें दी थी। अच्छा, लैंगमैन आइसोथर्म को जैसे कि अभी हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एस्पेक्ट में हमने इसको डिस्कस किया, तो अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं उसकी काइनेटिक कंसिडरेशन को रखते हुए। अब अगर हम लैंगमैन आइसोथर्म को उसकी काइनेटिक कंसिडरेशन के बेसिस पर हम उसको डिस्कस करें तो हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा इक्विलिब्रियम था, जो कि एग्जिस्ट करता है गैस एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस एंड मॉलिक्यूल इन द गैस फेज, यानी कि कितनी हमारे पास, जिस इक्विलिब्रियम को हम डिस्कस कर रहे थे कि कितनी हमारे पास गैस एड्सॉर्ब हुई है सरफेस पर और कितनी फ्री है इन द लिक्विड, इन द सब्सटेंस, इन द एरिया। तो जो इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट होती है यहाँ पर, जिसके अंदर हमारे पास एड्सॉर्प्शन ऑफ अ मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर एग्जैक्टली काउंटर बैलेंस करती है रेट ऑफ डिसॉर्प्शन ऑफ अ मॉलिक्यूल, जो कि हमारी सरफेस से गैस, हमारे फेस के गैस फेज में होता है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहूँ तो हमने अभी यही बोला था ना कि जितनी एड्सॉर्प्शन उतनी डिसॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस और डिसॉर्प्शन का मतलब होता है आउट ऑफ द सरफेस। तो यहाँ पर इन्होंने यही बात कही है कि जो हमारे पास इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है इस स्टेट को कि जितनी एड्सॉर्प्शन हो रही है एग्जैक्टली उतनी ही काउंटर बैलेंस में आपके पास डिसॉर्प्शन मौजूद है। तो अब अगर हम इस सब को यूज करते हुए अपनी इक्वेशन को ड्राइव करें, तो एक लंबी इक्वेशन ड्राइव होने के बाद हमें ये फॉर्मूला मिलता है कि पी एफ थीटा ओवर एफ बार थीटा इज इक्वल टू सी टी। थीटा जो है ये हमारे पास वो फ्रैक्शन साइड्स है जो कि हमारे पास अभी हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ी थी कि कितनी हमारे पास ऑक्यूपाई हो रही है। याद होगा आप लोग, अभी हमने देखा था कि कितनी गैस हमारी सरफेस पर एड्सॉर्ब हो रही है, तो वो एस एम था जिसको हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया था। तो थीटा हमारे पास ऑक्यूपाइड सरफेस की ही रिप्रेजेंटेशन के लिए है। जो एफ थीटा और एफ डैश थीटा है वो हमारे पास फ्री एक्सपोनेंशियल सरफेस कवरेज और इसके अलावा को हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हमारे पास डिपेंड कर रही होती है रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन रिस्पेक्टिवली। जो हमारे पास थीटा है वो एड्सॉर्प्शन को दिखा रही है और जो एफ प्राइम है, जो हमारे पास एफ डैश है, वो हमारे पास उसको दिखा रही है, डिसॉर्प्शन को शो कर रही है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, और बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं वो हमारे पास उसको हम राइट हैंड साइड पे उसके हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट कांस्टेंट मौजूद है, जो कि हमारे पास पर्टिकुलर डिसॉर्प्शन प्रोसेस को शो कर रहा है। ओके, तो फिर जो हमारे पास इसकी एजम्पशन होती है वो हमारे पास ये एजम्पशन है कि जो एड्सॉर्प्शन हो रही है वो हमारे पास किसी स्पेसिफिक लोकलाइज साइड पर ही होती है सरफेस की, और जो सैचुरेशन होती है और उसकी वजह से हमारे पास जो सैचुरेशन कवरेज हो रही होती है वो हमारे पास कंप्लीट ऑक्यूपेंसी ऑफ दीज साइड्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ये हमारी एजम्पशन है कि जो एड्सॉर्प्शन हो रही है वो किसी पर्टिकुलर साइड पर ही होती है, यानी कि जहाँ पर हमारे पास साइड्स अवेलेबल होती हैं, और ये हमें कंप्लीट ऑक्यूपेंसी ऑफ अ साइड्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है कि हमारी जो सरफेस पर जितनी भी वैकेंट साइड्स हैं वो कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड हैं। अब अगर हम इसमें रिवर्सिबल मॉलिक्यूलर एड्सॉर्प्शन के केस को समझें, तो अगर हम ये देखें कि हमारे पास S जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था वैकेंट सरफेस साइड से, और S और M जो था जिसको हमने एड्सॉर्प्शन से रिप्रेजेंट किया था कि जो हमारे पास वैकेंट साइड है उसके अंदर जब गैस एड्सॉर्ब हो जाती है तो हमने S और M से रिप्रेजेंट किया था। इसमें हमारे पास क्या होता है कि इन सर्कमस्टेंसेस में ये रिस्पॉन्सिबल होती है कि हम हम ये अज्यूम करते हैं कि जो हमारी जो कवरेज हो रही है उसकी जो डिपेंडेंसी है वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। एक एड्सॉर्प्शन पर डिपेंड कर रही है, दूसरी डिसॉर्प्शन पर डिपेंड कर रही है। एड्सॉर्प्शन जो होता है वो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, यानी कि सरफेस पर मॉलिक्यूल आकर एडहेयर हो रहा है, ये एड्सॉर्प्शन है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। लेकिन अगर वही चीज़ हमारे पास अगर हम उसको रिवर्स में देखें, यानी कि अगर हम उसको दूसरी तरफ से देखें, तो ये प्रोपोर्शनल होता है उस फ्रैक्शन के जो हमारे पास
एड्जॉर्ब मॉलिक्यूल के ऑपोजिट, मतलब जैसे एड्जॉर्प्शन क्या हो रही थी, जो प्रोपोर्शनल थी उस फ्रैक्शन ऑफ अ साइड्स के जो कि हमारे पास अनऑक्यूपाइड थी, उस पर हमारी एड्जॉर्प्शन हो रही थी। अब उसी को हम रिवर्स कर लें तो डिसॉर्प्शन प्रोपोर्शनल होती है फ्रैक्शन ऑफ अ साइड्स के जो कि ऑक्यूपाइड होती हैं। क्यों, ये बात थोड़ी सी समझिएगा। बात क्या है कि हमारे पास डिसॉर्प्शन वही होगी ना जहाँ एड्जॉर्प्शन हुई भी होगी। तो अगर हमारे पास सरफेस की साइड कंप्लीटली ऑक्यूपाइड होंगी तभी तो वहीं से तो डिसॉर्प्शन होगी। तो इसलिए डिसॉर्प्शन हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है, यानी कि हुए हुए रिएक्शन का उल्टा रिवर्स रिएक्शन है, और इसीलिए ये प्रोपोर्शनल है। उतनी ज़्यादा डिसॉर्प्शन हो सकेगी जितनी ज़्यादा फ्री हमारे पास ऑक्यूपाइड सरफेस होगी। तो डिसॉर्प्शन जो है वो हमारी प्रोपोर्शनल होती है उस फ्रैक्शन ऑफ अ साइड्स के जो कि हमारे पास ऑक्यूपाइड होती है। लेकिन एड्जॉर्प्शन जो कि एक फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये इस बात पे डिपेंड कर रहा होता है कि हमारे पास कितनी फ्री साइड्स हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा फ्री साइड्स होंगी एड्जॉर्प्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। तो जो रिवर्स मॉलिक्यूलर एड्जॉर्प्शन का जो केस है, ये हमारे पास दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक एड्जॉर्प्शन, दूसरी डिसॉर्प्शन। जहाँ पास एस को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, हम वैकेंट साइड से कर रहे होते हैं, एस एम को जो है हम एड्जॉर्प्शन कॉम्प्लेक्स से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये बात मैंने पहले भी बताई थी, फिर रिपीट कर दी। जहाँ बस आइसोथर्म के पार्ट्स हैं वो तीन बेसिक आइसोथर्म के पार्ट्स होते हैं। एक इनिशियल पार्ट होता है, दूसरा स्टीप होता है यानी कि स्लोप जहाँ पे ढलवान की तरह जो होता है, तो दूसरा स्टीप होता है। स्टीप किसी भी फ्लैट सरफेस यानी कि स्टीप हो रहा है तो दूसरा स्टीप होता है, और तीसरा ऑलमोस्ट स्ट्रेट होता है। तीसरा जो पार्ट होता है वो इसका स्ट्रेट होता है, यानी कि वहाँ जाके हमारे पास कंप्लीटली सैचुरेशन अचीव हो जाती है, कंप्लीट हमारे पास अब फर्दर कुछ नहीं हो रहा होता, तो हमारे पास ग्राफ स्ट्रेट हो जाता है। इनिशियल होता है जहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम हमारे पास रिजल्ट आ रहा होता है। स्टीप में वो अपने आप को रिएक्शन जो है वो तेज हो रहा होता है ना, स्टीप पे जा रहा होता है, यानी कि अपने मैक्सिमम पे जा रहा होता है। तो वहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम पे रिएक्शन जा रहा होता है, भले वो वाइस वर्सा आप कुछ भी देख लें, एड्जॉर्प्शन देख लें, डिसॉर्प्शन देख लें, आपका जो आइसोथर्म है वो स्टीप पर जाएगा, यानी कि अपने मैक्सिमम की तरफ जाएगा। उसके बाद ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाता है कि जहाँ पे यहाँ पर सैचुरेशन अचीव हो जाती है, फर्दर वो कुछ नहीं करेगा, मजीद ना एड्जॉर्प्शन हो सकती है ना कुछ हो सकता है, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ जाती है। अगर आप एड्जॉर्प्शन के हवाले से देख रही हैं तो स्टीप हमारे पास स्ट्रेट ऊपर की तरफ है। तो ये हमारे पास प्रैक्टिकली प्रोपोर्शनल होते हैं अपने प्रेशर के ऊपर, अगर आप गैस की बात करें, या कंसंट्रेशन के ऊपर। क्योंकि अगर आपके पास जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा एड्जॉर्प्शन हो सकती है, जितना कम प्रेशर होगा एड्जॉर्प्शन उतनी ही नहीं सॉरी, आपके ये प्रेशर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा होता है, ये कंसंट्रेशन पे भी प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन एड्जॉर्प्शन में कोई हार्ड एंड फास्ट कंसंट्रेशन नहीं होती, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। आइडियल आइसोथर्म क्या होता है? जो हमारे पास आइडियल आइसोथर्म होता है वो हमारे पास फिजिकली एड्सॉर्प्शन जो होती है वो हमारे पास उसके अंदर कोई शार्प इन्फ्लेशन या कोई शार्प चेंज नहीं आ रहा होता, जो कि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होती है आइसोथर्म की एड्सॉर्प्शन की बेसिस पर, जो कि हमारे पास केमिकल इंटरेक्शन की बेसिस में हमें मिल रही होती है। तो आइडियल आइसोथर्म में आपको कोई शार्प इन्फ्लेक्शन या एक शार्प नहीं मिल रहा होता। जो डिपेंडेंस होती है आपकी एड्सॉर्प्शन की वो आपके टेम्परेचर पर बहुत होती है। मैंने आपको पहले बताया था टेम्परेचर पर आपकी एड्सॉर्प्शन बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे आपकी जो आपकी क्वांटिटी ऑफ इक्विलिब्रियम एड्सॉर्प्शन है वो कम होती चली जाती है। हाई टेम्परेचर पे मैंने आपको पहले बताया था काइनेटिक एनर्जीज बढ़ जाती हैं, मॉलिक्यूल में एजिटेशन बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल में आपस में कोलिजन्स बढ़ जाती हैं, और एज अ रिजल्ट आपके पास अच्छी एड्सॉर्प्शन नहीं होती, बल्कि एड्सॉर्प्शन कम होती चली जाती है। और एज अ रिजल्ट आपका जो आइसोथर्म है वो हाई टेम्परेचर पर वो आपके पास कम होता है आइसोथर्म एज कम्पेयर टू लो कम होता है और लो फ्रीक्वेंसीज पर होता है। अब अगर आप इस पे देखें तो जो आपका T1 है वो कम है T2 के मुकाबले में, सही है। तो जो आप अगर अपना प्रेशर वर्सेस एड्सॉर्प्शन को देखें तो T1 पे ज़्यादा एड्सॉर्प्शन हो रही है एज कम्पेयर टू T2 के। क्यों? क्योंकि T2 हाई टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर लेस एड्सॉर्प्शन फेवर करता है। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, जो एड्सॉर्प्शन की लिमिट होती है, जो अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्टिव होती है आपकी सरफेस के ऊपर, वो जो है आपकी
आप वो मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वो कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। लेकिन वैसे आपकी जो मॉलिक्यूल की लेयर पे एड्जॉर्प्शन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। जो आपकी एड्जॉर्प्शन होती है वो आपके पास इंडिपेंडेंट होनी चाहिए टेम्परेचर से, और वो आपकी इट शुड बी डिटरमिन ओनली बाय डायमेंशंस ऑफ द एड्जॉर्प्शन मॉलिक्यूल। लेकिन वैसे आपकी जो एड्जॉर्प्शन है वो टेम्परेचर डिपेंड करती है, टेम्परेचर से डिपेंडेंट होती है। हाई टेम्परेचर पर लेस एड्जॉर्प्शन फेवर होती है और लो टेम्परेचर पर मोर एड्जॉर्प्शन फेवर होती है। मतलब एड्जॉर्प्शन इज फेवर्ड एट लो टेम्परेचर एज कम्पेयर टू हाई टेम्परेचर। अगर हम इसमें अपना फ्रेंडलिच इक्वेशन को देखें, अभी हम लैंगमर को देख रहे थे, अब अगर हम फ्रेंडलिच को देखें तो फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन जो है वो आपको मुख्तलिफ वेरिएशन दे रहा होता है इनकी क्वांटिटीज ऑफ अ गैस एड्जॉर्ब बाय अ यूनिट मास ऑफ अ सॉलिड। कि आपके एक यूनिट मास, सॉलिड के एक यूनिट मास पर, मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था कि हम हमेशा यूनिट मास की बात करते हैं, तो यूनिट मास ऑफ अ सॉलिड के ऊपर आपकी कितनी एड्जॉर्प्शन हो रही होती है वो आपकी फ्रेंडलिच के ऊपर हम इसको डिस्कस कर रहे होते हैं। अच्छा, ये आपकी चेंज इन प्रेशर पर ऊपर अफेक्ट डाल रही होती है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर तो वैसे डिपेंड कर रहा होता है। जो एक्सप्रेशन होता है फ्रेंडलिच आइसोथर्म का वो आपको इस फिगर में नजर आ रहा है, x/m = kp 1/n। जो n होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है, x जो होता है वो आपका मास ऑफ गैस एड्जॉर्ब के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, m जो होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है मास ऑफ द एड्जॉर्बेंट का, यानी कि जो सरफेस एड्जॉर्प्शन करवा रही है m से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और x से हम वो रिप्रेजेंट करते हैं जितनी गैस एड्जॉर्ब हो रही होती है। p जो है वो प्रेशर होता है, n जो होता है वो एक कांस्टेंट है जो कि हम यूज कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो n है वो हमेशा वो ग्रेटर देन 1 ही होता है जो कि एक कांस्टेंट है। अच्छा, अब अगर हम इसको देखें और इस इक्वेशन में हम लॉग लगा दें, वही इक्वेशन जो मैंने आपको पीछे दिखाई थी, अगर हम उसमें लॉग लगा दें तो जो आपका प्लॉट मिलेगा इस इक्वेशन से वो आपको स्ट्रेट लाइन का प्लॉट मिलता है। इसका जो इंटरसेप्ट होता है वो लॉग k के बराबर होता है। आपके y एक्सिस पे लॉग x/m होता है, x एक्सिस पे आपके पास p होता है लॉग p, और स्लोप जो है उसका 1/n के बराबर होता है। मोस्टली जो आपको एब्जॉर्प्टिविटी से भी याद होगा कि हम स्लोप से एब्जॉर्प्टिविटी निकाल लेते थे, तो वो जो स्लोप होता है वो आपका 1/n के बराबर होता है, ये एक कांस्टेंट है। जो लैंगमर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म होता है, जो हमारे पास फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म होता है, वो हमारे पास दो और आइसोथर्म्स को फॉलो कर रहा होता है, लैंगमर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म एंड बेड थ्योरी। जो फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है वो हमारे पास दो और आइसोथर्म्स को फॉलो कर रहा होता है, लैंगमर और बेड थ्योरी। जैसे मैंने अभी आपको बताया, लैंगमर सिंगल लेयर एड्जॉर्प्शन के ऊपर होती है, बेड जो है वो मल्टी लेयर एड्जॉर्प्शन के ऊपर होती है। जब हमारे पास मल्टी लेयरिंग पर एड्जॉर्प्शन हो रही होती है तब बेड मॉडल फॉलो होता है। जो लैंगमर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म होता है वो हमारे पास लीनियर एड्जॉर्प्शन एट लो एड्जॉर्प्टिव डेंसिटीज के लिए होता है, एट अ मैक्सिमम सरफेस कवरेज एट हायर सॉल्यूट टू मेटल कंसंट्रेशन। जो लैंगमर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म होता है वो हमारे पास थीटा = kp1 + kp से रिप्रेजेंट होता है, जहाँ पे थीटा जो है हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ अ सरफेस कवर्ड बाय द एड्जॉर्ब मॉलिक्यूल, k जो है वो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कि आप एड्जॉर्प्शन कांस्टेंट भी जिसको आप कह सकती हैं, और k जो है वो Ka/kd से हम रखते हैं, जिसका मतलब होता है रेट कांस्टेंट फॉर एड्जॉर्प्शन डिवाइड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ डिसॉर्प्शन। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। P इज द प्रेशर। जो लैंगमर एड्जॉर्प्शन है वो हमारे पास एप्लीकेबल होती है मोनोलेयर एड्जॉर्प्शन के लिए ऑन अ होमोजेनस सरफेस, जहाँ पे हमारे पास कोई इंटरेक्शन नहीं हो रही होती एड्जॉर्ब स्पीशीज के दरमियान। लैंगमर मोनोलेयर एड्जॉर्प्शन थ्योरी हमें क्या बताती है कि जो हमारे पास एड्जॉर्प्शन है वो हमारे पास लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड का मतलब है हर तरफ हो रही है, और ये जो है ये हमारे पास एक फोर्स के जरिए हो रही होती है जो कि हमारे पास केमिकल फोर्सेस के सिमिलर होती है। लैंगमियर फोर्सेस जो हैं वो हमारे पास वो सारी फोर्सेस होती हैं जो कि हमारे पास इन्वॉल्व होती हैं कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ सब्सटेंस, जो कि एवोपरेशन पर हो रही होती है, क्रिस्टलाइजेशन पर हो रही होती है,
सरफेस टेंशन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो हमारे पास एड्सॉर्ब होते हैं एक्टिव सेंटर्स के ऊपर, वो हमारे पास इवन सरफेस के ऊपर होते हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास मॉडल है ये इवन सरफेस के लिए होता है। अच्छा, इवन फाइनली पॉलिश मिरर्स जो हैं वो हमारे पास प्रोजेक्शंस को शो कर रहे होते हैं 3x⁻7 सेंटीमीटर ऑन देयर सरफेस। अच्छा, अगर हम इसको समझें कि हमारे पास जो अनसेचुरेशन ऑफ अ फोर्स जो फील्ड हमारे पास एवोपरेशन एलिवेशन पीक्स एंड एलिवेशन के ऊपर जो हो रही होती है, ये हमारे पास कैपेबल होती है कि हम उसको गैस मॉलिक्यूल्स के साथ उसकी फ्लो को देख सकें और उसकी सैचुरेटेड एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स को उसकी सरफेस के सेंटर के ऊपर उसकी ऑब्जर्व कर सकें। तो हमें ये पता चलता है कि जो उसकी ज़्यादा एक्टिव है वो उसकी सेंटर के ऊपर ज़्यादा एक्टिव साइट्स होती हैं। जैसे कि अगर हम इसको देखें तो ये जो एक हमें इसको अभी आप गौर से देख लें। ये जो हमारे पास निकल, बहुत सारे निकल एक दूसरे के साथ एक नेट की तरह कनेक्टेड हैं, और ये एक नेटेड स्ट्रक्चर जो हमारे पास बन रहा है कि निकल जो है वो दूसरे निकल के साथ अटैच्ड हुआ हुआ है, और ये जो निकल है ये एक दूसरे को, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक अनसैचुरेशन जो हमारे पास निकल एटम्स हैं वो हमारे पास कनेक्ट होते हैं अपनी सरफेस के ऊपर, जहाँ पर हमारे पास क्या में लेयर बना रहे होते हैं सिंगल बॉन्ड के ज़रिए, और ये हमारे पास एड्सॉर्ब्ड जो हुए हुए होते हैं ज़्यादा फर्मली और ज़्यादा अच्छी तरीके से, ज़्यादा अमाउंट में, एज़ कम्पेयर टू उनके जो कि कनेक्टेड होते हैं विद इन द सरफेस, जो कि हमारे पास दो बॉन्ड्स सरफेस पे कनेक्ट होते हैं, और या जो हमारे पास 3 या उससे ज़्यादा बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। तो ये हमारे पास विजुअली अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास इसकी जो एक्टिव साइड्स हैं ये हमारे पास ज़्यादा जो हमें मिलती है उसकी सेंटर पे मिल रही होती हैं।